हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आईएएस दरबार डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 14 जुलाई है और आज के जो आर्टिकल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि हम आईआर में एक बहुत अच्छा आर्टिकल है सी राजा मोहन साहब का, वो तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन उसके अलावा पुलिस रिफॉर्म पर हमेशा जिक्र किया जाता है कि प्रकाश सिंह केस के बारे में ज़रूर लिखा जाए। उनके जो रिकमेंडेशंस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो वहाँ पे डायरेक्शंस दिए गए हैं, उसको यूज़ करना है। और अगर आर्टिकल प्रकाश सिंह जी के द्वारा ही लिख दिया जाए तो उसको जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो आज के डिस्कशन में आपको अंत तक बने रहना है। बहुत सारे फैक्ट्स आज आपको पता चलेंगे कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अभी तक क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कौन कौन सी कमेटी बनी है, उनके क्या रिकमेंडेशंस रहे हैं, कौन कौन से कानून आज लागू हैं भारत में, वो सब आपको बैकग्राउंडर के तौर पर जानने को मिलेगा। तो बने रहिएगा अंत तक। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं कोटेशन से। और आज का कोटेशन है, लॉस्ट टाइम इज नेवर फाउंड अगेन। बेंजामिन फ्रैंकलिन का ये जो कोटेशन है, ये आप खुद भी महसूस कर पाते होंगे कि जो समय खो जाता है उसको वापस ढूंढा नहीं जा सकता है, उसको वापस पाया नहीं जा सकता है। तो इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि हमें समय की बर्बादी एक सेकंड भी नहीं करनी चाहिए। और समय की बर्बादी का ना करने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप जो भी काम करें वो प्रोडक्टिव हो, वो सही डायरेक्शन में हो। आपको अवेयर होना पड़ेगा कि व्हाट यू आर डूइंग इज गोइंग इनटू द राइट डायरेक्शन, जो आपके गोल तक आपको पहुंचाएगा। तो ऐसे कोटेशंस कई बार हमें भी बहुत सारी सीख देते हैं। इसके अलावा आप इसका यूज़ ज़रूर कर सकते हैं, ऐसे राइटिंग में कर सकते हैं। कोटेशंस को यूज़ हम एथिक्स में भी कर सकते हैं, या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट में अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक मैच करता है तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं डिस्कशन में क्या कुछ खास है। कोटेशंस आप जान चुके हैं, लिख लीजिएगा उसको अपने नोटबुक में। और हम लोग 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एमएसएमई, आईआर, और तीसरा जो टॉपिक है वो कम्युनल जस्टिस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तीनों आर्टिकल पर बहुत ही डिटेल में चर्चा होने वाली है। अलग अलग एंगल्स आपको मिलेंगे आंसर राइटिंग के लिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो आंसर रिव्यू का ग्रुप है आईएएस दरबार का टेलीग्राम पर, वो एक्टिव हो गया है। सारे लोग आंसर्स लिख करके डाल रहे हैं। आप लोग एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू भी कर रहे हैं। मैं एक यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ बी पॉजिटिव। आपके जो आंसर्स हैं, अभी आपको बहुत कोशिश करनी है। अभी आपने जिस शुरुआत किया है, आपको ये समझना है कि जब आप मेंस लिखेंगे तब तक में आपका आंसर बहुत ही अच्छा और रिफाइन हो जाना चाहिए। उसके लिए हमें लगातार इस प्रयास को जारी रखने की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो आपको क्वेश्चंस भी दिया गया है आंसर राइटिंग के लिए, और 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसको ज़रूर आप कोशिश कीजिएगा लिखने की। साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डेली की तरह आपको मिलेगा। आज बैकग्राउंडर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। ओपीएम वॉर आपने सुना होगा, इसके बारे में आज चूंकि आर्टिकल में इसका जिक्र है तो इसके बारे में हम बात करेंगे। वोहरा कमेटी किस चीज़ पर है, क्या रिकमेंडेशंस है, कब बनाई गई हैं, इन सब की बात होगी। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, क्या रिकमेंडेशंस हैं, इस रिफॉर्म में क्या कहा गया है। मलिमथ कमेटी, मकोका, चैंपियंस पोर्टल किस चीज़ के लिए है, और एमएसएमई। तो ये सारे फैक्ट्स हम प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करेंगे आर्टिकल से शुरू होने के पहले, ताकि जो आर्टिकल है वो हमें अच्छे से समझ में आ पाए और फिर जो भी कॉन्सेप्ट्स हमें वहाँ पे पता चलेंगे उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज का पहला आर्टिकल होगा एमिड क्राइसिस लेसन इन स्टेट क्राफ्ट। दूसरा होगा थोथू कुडी टू कानपुर। प्रकाश सिंह जी का ये आर्टिकल है। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स लिखे हैं और सही मायने में जो इन्होंने सुझाव बताया है अंत में, वो बिल्कुल यूज़ करने लायक है। वो बिल्कुल आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और हम एक और आर्टिकल देखेंगे जो एमएसएमईज की समस्या पर है, और एक्चुअली जो लोन ग्रांट किया गया है या फिर कोलेटरल फ्री लोन देने का स्कीम लाया गया है, उसी को क्रिटिकली एनालिसिस किया जा रहा है इनके द्वारा। अब बेटर लैंडिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज देखिए 2 क्वेश्चन है आंसर राइटिंग में, और दोनों का ट्रांसलेटेड वर्जन भी है हिंदी में। आप लोगों को हिंदी में क्वेश्चन तो चाहिए होता है, लेकिन हिंदी में आप लोग आंसर लिख करके कब वहाँ पर ग्रुप में नहीं अपलोड कर सकते हैं, ऐसा क्यों? तो जो भी हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनसे भी मैं रोज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि क्वेश्चंस अगर दिया जा रहा है तो उसको अपनी भाषा में लिखने की कोशिश भी करें और वहाँ पर अपलोड करें। आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल चुका है, जो अगर वहाँ पे आपको दे करके बाकी भी जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं वो भी अपलोड करेंगे, फिर आप लोग एक दूसरे के आंसर का रिव्यू कर सकते हैं, राइट। खैर चलिए, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बाद में हम लोग फिर इसको सॉल्व भी करेंगे। बट एक ओवरव्यू ले लेते हैं। वोहरा कमेटी पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो जब हम ये लोग डिस्कस करेंगे स्लाइड को तो आपको अवेयर रहना है।
चैंपियंस पोर्टल पर अगला सवाल है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर पर तीसरा सवाल है, और मलेमत कमेटी किससे संबंधित है ये भी आपसे पूछा गया है। ठीक है, और ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है। आप में से अगर किसी को परेशानी है सेल्फ स्टडी में, अगर आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन में या फिर पर्सनल गाइडेंस में, जहाँ पर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस सुपरविजन आप कह सकते हैं दिया जाता है, हिंदी माध्यम के हैं या फिर इंग्लिश माध्यम के, तो आप अप्रोच कर सकते हैं। नंबर है 8750069419। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। और पहला आर्टिकल हम देखेंगे सी राजा मोहन साहब का, आईआर का, जीएस पेपर 2 से एसोसिएट करेंगे। अब आई होप आप लोगों को सिलेबस याद हो गया होगा। तो जिनको सिलेबस याद नहीं हुआ है वो प्लीज़ सबसे पहला काम कीजिए कि सिलेबस को याद कीजिए। जो चारों पेपर हैं जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 मेंस में बहुत ही डिटेल्ड लिखा हुआ है, उसको आपको लाइन टू लाइन याद करना है। उसमें क्या चीज़ें एग्जैक्टली लिखी हुई हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स में सब पॉइंट्स क्या हैं, और उसको समझने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहला काम प्लीज़ आप लोग कीजिए, सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। जो सिलेबस लिखा हुआ कई सारी कोचिंगों में आपको मिल जाएगा, या गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। आइए बैकग्राउंडर में कुछ फैक्ट्स देखते हैं, फिर आर्टिकल पर चलेंगे। और आर्टिकल में ओपियम वॉर का जिक्र हुआ है। देखिए ये बहुत पुरानी लड़ाई है ओपियम वॉर की। क्वेश्चंस तो खैर अभी प्रीलिम्स में तो नहीं, लेकिन हाँ मेंस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसका यूज़ कर सकते हैं। ये 2 वॉर्स हुए थे, 2 लड़ाई हुई थी, और क्विंग डायनेस्टी जो थी वहाँ की, वेस्टर्न पावर्स थे, इनके बीच में लड़ाई हुई थी। कि क्विंग डायनेस्टी कहाँ पर थी? चाइना में। और फर्स्ट ओपियम वॉर जो हुआ था वो 1839 से 1842 तक चला था। ठीक है, और ये लड़ाई सीधे हुई थी क्विंग डायनेस्टी और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में। उसके बाद कुछ ही सालों के बाद 1856 से 1860 यानी कि कुछ ही साल के बाद फिर से ये लड़ाई हुई, ओपियम वॉर की दूसरी लड़ाई हुई, और इसमें ब्रिटेन और फ्रांस एक साथ आ गए थे। ठीक है, दोनों ही लड़ाई में जो क्विंग डायनेस्टी है उसकी हार होती है, बीजिंग की हार होती है यहाँ पर, और उनको कुछ ट्रीटी को साइन करना पड़ता है। उस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली जो पोर्ट्स थे उसको ओपन करना होता है ट्रेड के लिए, और ट्रेड के लिए जो वेस्टर्न पावर्स थे, इंपीरियल पावर्स आप कह सकते हैं, ब्रिटेन फ्रांस, इन सबको जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो देना पड़ता है, फेवरेबल टैरिफ और ये सारी चीज़ें, ट्रेड कंसेशन, ये सारे उस ट्रीटी का पार्ट होते हैं। ये देखिए इमेज उस समय की है कि जब दोनों लड़ाई हुई थी तो उसमें जो ट्रीटी पोर्ट्स थे वो कौन कौन से थे। तो आप यहाँ पे पिंक और ये वॉलेट और पर्पल लाइन में यहाँ पर देख सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे पोर्ट्स इसका की यूज़ उस टाइम पे किया जाता था ब्रिटेन वगैरह के द्वारा। तो आइए देखते हैं आर्टिकल में इसका यूज़ कैसे किया है, सी राजा मोहन साहब ने क्या कहते हैं, अभी ये ओपियम वॉर की कहानी कहाँ से आ गई। तो इनका कहना है, अब देखिए ये जो पूरा हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे इसमें आपको दिमाग में 3 लोगों को रखना है। एक इंडिया, ठीक है, दूसरा चाइना, और तीसरा इंग्लैंड या ब्रिटेन। ठीक है, तो ब्रिटेन, ये 3 पावर को अभी आपको दिमाग में रखना है और फिर इस पूरे आर्टिकल को समझने की कोशिश करनी है। तो आपको याद होगा अगर हम इम्पीरियलिज्म की बात करें तो उसमें दोनों ही भुक्तभोगी रहे हैं, भारत और चाइना, दोनों ही उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहे हैं और इसके खिलाफ रहे हैं। तो इनका कहना है, सी राजा मोहन साहब का कहना है कि जिस तरीके से भारत इम्पीरियलिज्म के खिलाफ था, उसी तरीके से जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वो भी इसके खिलाफ है। ठीक है, तो आज ये लग सकता है लोगों को कि जो सीसीपी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, वो अपने सारे पुराने वॉर्स को भूल चुकी है, या उनके जो ग्रजेस थे वेस्टर्न पावर्स के साथ उसको वो भूल चुकी है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ दोनों इंडिया और चाइना का जो कॉन्सेप्ट है एंटी इम्पीरियलिज्म का, उस कॉन्सेप्ट में डिफरेंस है। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द कंट्री कि ये लोग किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं। अगर आप इंडिया की बात करें तो आज के डेट में इंडिया ब्रिटेन से बहुत हद तक क्लोज है, इंडियन डायस्पोरा वहाँ बहुत ज़्यादा है। इवन जो ब्रिटेन की बड़ी बड़ी पॉलिटिकल क्लास है उसमें भारतीय लोग हैं, राइट। तो भारत का एक अलग अभी रिलेशन ब्रिटेन के साथ है और चाइना का भी एक अलग तरीके का रिलेशन ब्रिटेन के साथ है। अब देखिए इसमें कहानी क्या चलती है और क्या मुद्दा है जिस पर कि आर्टिकल लिखा जा रहा है। तो इशू है यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की हम बात करेंगे। जो सीसीपी है वो एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही है ब्रिटेन की इकॉनमी को, ब्रिटेन के लोगों को। ठीक है, तो इनका कहना है, अभी कुछ रिपोर्ट आई है जिसका जिक्र हम करेंगे आगे,
कि ब्रिटेन को स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस कर रहा है सीसीपी, और ये सिर्फ ब्रिटेन को नहीं बल्कि और भी देशों को कर रहा है। लेकिन वेस्टर्न पावर्स भी अब चाइना के कहीं ना कहीं कंट्रोल में आते जा रहे हैं। ये वही चाइना है, ये वही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ है जिसने कि अगर हम मिड 20th सेंचुरी की बात करें तो उस समय में रिलेशन ब्रिटेन के साथ बहुत अच्छे नहीं हुआ करते थे। इसने पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया उस रिलेशन को। 20th सेंचुरी के मिड में जो रिलेशन था चाइना और ब्रिटेन का, और अभी जब 21st सेंचुरी के अर्ली एज में हम देखते हैं रिलेशन को, तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। एक रिपोर्ट है, ब्रिटिश रिपोर्ट है जो कि लीक हुई है, और उस रिपोर्ट में क्या बताया गया है, इसका नाम है एलिट कैप्चर। एलिट कैप्चर दिया गया उस रिपोर्ट को नाम, ठीक है। और इस एलिट कैप्चर का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर है कि किस तरीके से चाइना जो एलिट वर्ग के लोग हैं, कहाँ पर, ब्रिटेन में। देखिए आपको एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना है, वो है लॉबी का कॉन्सेप्ट। जैसे यूके, यूएस, इन सभी जगह पर लॉबिंग होती है इंडिया के फेवर में। कुछ ऐसे लोग जो इंडिया का को सपोर्ट करते हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग, एक पर्टिकुलर लॉबी जो चाइना को सपोर्ट करती है, ठीक है, या अदर कंट्री की पॉलिसी को सपोर्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वहाँ की डोमेस्टिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती है बहुत हद तक। जैसे अगर कोई कानून है, मान लीजिए ब्रिटेन में, अभी जब हम एजुकेशन की बात कर रहे थे कुछ साल पहले, अभी 1-2 साल पहले की बात है, वहाँ पर एजुकेशन को लेकर के जो इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पर जाते हैं ब्रिटेन में, उनको लेकर के जो कानून है वो बदलने की बात चल रही थी। तो उस समय में जो लॉबी है उसका इम्पैक्ट आपको दिखा था। प्रेशराइज किया गया वहाँ की गवर्नमेंट को कि ऐसे कोई भी कानून ना बनाए जाए जिससे कि भारत के जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर आकर के आसानी से पढ़ाई ना कर पाएँ। तो खैर उसका असर भी देखने को मिला। तो सेम वही सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझना है कि चाइना आज किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्योंकि उसने एलीट पीपल्स को, या एलीट जो वहाँ की क्लास है, उसको कैप्चर किया हुआ है। And to extend China, that a global company like Huawei have presented Britain's once might institutions. Huawei जैसी जो कंट्री है, Huawei जैसी जो कंपनी है चाइना की, वो आप सिर्फ Huawei का नाम सिर्फ अमेरिका या भारत को लेकर के ही नहीं, बल्कि हम यूके को लेकर के भी लिख सकते हैं कि ये जो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है वहाँ के लोगों को, वहाँ के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स से लेकर के वहाँ के लॉर्ड्स तक को, वहाँ के मीडिया पर्सन्स और बिजनेस टाइकून्स, यूनिवर्सिटी डॉन्स, इन सभी को कहीं ना कहीं वो यूज़ कर रही है ताकि वो लोग चाइना के इंटरेस्ट में काम करें। वहाँ पे ऐसी पॉलिसीज, ऐसे रूल्स बनाए जाएं जो चाइनीज़ के फेवर में हों, राइट। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट कहाँ पर चल रहा है, ब्रिटेन में चल रहा है। और किसके द्वारा इसको इंस्टिगेट किया जा रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द चाइना। अब एक और यहाँ पर इवेंट होता है, ये डेविड कैमरन साहब का जब समय था तो उन्होंने गोल्डन एरा ऑफ बायलैटरल रिलेशन स्टार्ट किया, किसके साथ, बीजिंग और लंदन ने मिल करके, कि जो दोनों देश हैं उनके आपस के बायलैटरल रिलेशंस को अच्छा किया जाएगा। और उसको ये जो इनका जो समय था उसको गोल्डन एरा के तौर पर अनाउंस किया गया। तो गोल्डन एरा जब भी किसी को कहा जाए, इसका मतलब है कि उस समय में वो चीज़ बहुत फ्लरिश हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि चाइना के साथ जो ट्रेड फ्लरिश हुआ वो डेविड कैमरन साहब के समय में हुआ, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया चाइनीज़ पॉलिसी को वहाँ पर, वहाँ की कंपनियों को वहाँ पर लगाने में। और उसी का एक ये ग्रेटर इन्फ्लुएंस आज आप देख पा रहे हैं। तो चाइना क्या करता है, अलग अलग पॉलिसी को यूज़ करता है। अब यहाँ पे एग्जांपल देते हैं ये लेनिन के समय का, कि जब व्लादिमीर लेनिन थे, उन्होंने रशियन रिवॉल्यूशन को कराया, उसके बाद सोवियत यूनियन की स्थापना की। तो इस तरीके से जो कम्युनिस्ट हैं या इनकी जो आइडियोलॉजी है वो कैपिटलिस्ट को बहुत ग्रीडी बताते हैं। उनका कहना है कि कैपिटलिस्ट बहुत हद तक इतने ज़्यादा ग्रीडी होते हैं कि पीपल कांट इमेजिन। और चाइना भी कहीं ना कहीं इन्हीं सारे क्रिटिसिजम्स को यूज़ कर रहा है कि जो एक लूप होल है, अगर आप ब्रिटेन में ही जाएं या वहीं पर अगर आप फ्रीडम को देखते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, राइट, वहाँ पे हाईएस्ट डेमोक्रेसी है। अब उसी में जो लूप होल है उसको यूज़ करता है चाइना अपने फेवर के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। अब ऐसे में अब इंडिया के पास क्या ऑप्शंस होता है, क्या इंडिया को यहाँ पर सीखने की ज़रूरत नहीं है कि आखिर चाइना ने कैसे इस तरीके से ब्रिटेन के सारे ऑपरेशंस और पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस किया हुआ है। So first, the Chinese emphasis on separating anti-imperialist ideology
सबसे पहले चाइना ने यहाँ पर क्या यूज़ किया। चाइना की जो कहीं ना कहीं जो चाइना के मन में वो बात है, या उनके अंदर जो वो एक भावना है एंटी इम्पीरियलिस्ट होने का, जो सेम एज इंडिया के अंदर भी है, लेकिन चाइना ने उस चीज़ को बहुत इम्फेसिस नहीं किया, उसको अलग किया, राइट, उसको अलग किया और ये चीज़ बताई वेस्टर्न पावर्स को कि वी आर टुगेदर, कि हम आपके साथ बिजनेस करने को रेडी हैं। और ये सब देखते हुए चाइना की जो रिलेशन यूएस या यूके के साथ बहुत अच्छा नहीं था 50s के समय में, उसको इसने पूरी तरीके से बदला। और 70s में 80s में आते आते यूएस के साथ, यूके के साथ या वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशंस को इतना ज़्यादा बढ़ाया कि आज ये स्थिति है कि ये अमेरिकन प्राइमेसी को भी चैलेंज करता है। तो ये क्या है, यहाँ पर एक आइडियोलॉजी चाइनीज़ की जो इसने इस्तेमाल की है, उसको दिखाने की कोशिश की गई। दूसरा क्या है, इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग द वेस्ट एज कलेक्टिव, अब क्या किया, हम जैसे जब इंडिया की बात करिए तो, या अगर आप नैम का कॉन्सेप्ट लेकर के आइए, या जब इंडिया ने फैसला किया कि हम किसी भी एक ग्रुप में नहीं जाएंगे कोल्ड वॉर के समय में, तो कहीं ना कहीं हमने वेस्ट को एक कलेक्टिव अप्रोच में देखा कि जो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज़ ये यूके, यूएस, यूरोप, ये सारे जो देश हैं, ये सारे अपने आप में एक हैं। तो चाइना ने इस कॉन्सेप्ट को पहले अलग किया। चाइना ने क्या किया, यहाँ पे ये जो एक कलेक्टिज्म का कॉन्सेप्ट था, इसने सेपरेट किया, ब्रेक किया, और इनके आपस में इनके रिलेशन को वीक करने की कोशिश की। तो ब्रिटेन को सेपरेट किया यूएस से, उसके बाद जो अलग इंपीरियलिज्म थे या अलग जो अलायंस था एक 5 देशों का, उसको वीक यहाँ पे किया किसने, चाइना ने अपनी अलग अलग पॉलिसीज से। और उसके बाद ये सक्सेसफुल हो पाया अपनी इन्फ्लुएंस को वहाँ पर ऑपरेट करने में, या जो एक मेजर ऑब्जेक्टिव था चाइना का कि अपनी कंपनी को कैसे एस्टैब्लिश करना है इन देशों में, उसमें वो सफल रहा। तीसरा है, इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस कैन शेप पॉलिसी इवोल्यूशन इन टारगेटेड नेशंस, दे कैन सर्टेनली कांट एलिमिनेट पॉलिटिक्स। अब क्या होता है, धीरे धीरे जब आप इन्फ्लुएंस करते हैं वहाँ की पॉलिसीज़ को, कैसे, वही लॉबिंग करके, या फिर जो एलीट पीपल हैं उनको इन्फ्लुएंस करके, राइट, उनके इंटरेस्ट की बात करके, तो आप देखते हैं कि आपकी जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं वो धीरे धीरे इन्फ्लुएंस होने लग जाती है। और यही एक कारण रहा जिससे कि आपने देखा कि अभी वहाँ पर ब्रिटेन में कहीं ना कहीं जो वहाँ की कंजर्वेटिव पार्टी है, उसने हुए की डिसीजन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा रिवोल्ट भी किया, और फिर अल्टीमेटली अब बोरिस जॉनसन साहब को इसके लिए सोचना पड़ रहा है, और चाइना के साथ रिलेशन पे वो रिव्यू करने के बारे में अब सोच रहे हैं। जब हुवई कंपनी को लेकर के इतना ज़्यादा विवाद हो गया, या इतने रिवोल्ट की सिचुएशन आ गई है, तब जा कर के वहाँ पे इसको रिव्यू करने की बात चल रही है। नाउ कम टू द पॉइंट, इंडिया पर आते हैं। ये तो चाइना, ब्रिटेन और चाइना का रिलेशन वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ हमने डिस्कस किया। नाउ व्हाट अबाउट इंडिया, व्हाट अबाउट दिल्ली। तो इनका कहना है, सी राजा मोहन साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑब्वियसली दिल्ली को ब्रिटेन को अपनी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी से बाहर नहीं करना चाहिए, उसको अपने उस कैलकुलस में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्रिटेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट आज भी रोल प्ले करेगा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिडिल पावर है, और ये इंडिया को आगे चल कर के बहुत सपोर्ट कर सकता है। राइट नाउ दिल्ली शुड सेट इटसेल्फ अ पॉलिटिकल चैलेंज। अब यहाँ पे अगर हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, इंडिया कैसे ब्रिटेन को अपनी तरफ रख सकता है, या फिर क्योंकि अभी अगर आप निगोशिएटिंग कैपेसिटी देखें, निगोशिएटिंग पावर देखें, तो भारत के पास भी बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में ब्रिटेन इज़ एन इम्पॉर्टेंट मिडिल पावर दैट कैन हेल्प एक्सपैंड इंडियाज स्ट्रेटेजिक ऑप्शन। तो अगर यूएस के साथ भारत का रिलेशन, या यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भारत का रिलेशन आज के समय में बहुत ही अच्छा है, और ऐसे में ब्रिटेन के साथ भी अपना एक इन्फ्लुएंशियल रिलेशन इन सारे स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस को और आगे बढ़ाने में, और जो एक सिक्योरिटी है भारत की हर जगह पर, उसको और स्ट्रेंथन करने में बहुत मदद पहुंचाएगा। तो ये एक अलग एंगल था, एक अलग व्यू पॉइंट था इंडिया चाइना को लेकर के। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कंक्लूजन में अब इनका कहना है कि दिल्ली हैज़ मैनेज टू change the dynamics of its ties with Washington though sustained diplomatic effort। तो आज अभी अगर 2 दशक से देखा जाए तो भारत ने यूएस के साथ बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन किया हुआ है, जो कि पहले ऐसा देखने को नहीं मिलता था। अगर आप इवन 2000 की बात करें,
उससे पहले की बात करें तो यूएस के साथ भारत का रिलेशन बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन आज के समय में बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह इंडिया एंड यूएस को आप देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप पेरिस के साथ भारत का एंगेजमेंट देखें तो वो भी बढ़ता जा रहा है। अदर कंट्रीज़ के साथ, जापान वगैरह के साथ भी भारत का रिलेशन स्ट्रेटेजिक टर्म्स में बहुत अच्छा है। वैसे ही सेम एज लंदन के साथ भी सिमिलर एफर्ट के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जो ये चाइना का इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करने का ये सही तरीका, सही समय है, और इसके लिए ज़रूरत है कि भारत को अपनी डिप्लोमेसी में, अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें ब्रिटेन को भी एक सर्वोच्च स्थान देने की ज़रूरत है। अगला आर्टिकल देखते हैं, प्रकाश सिंह जी का है, टूटीकोडी टू कानपुर। क्या कहा गया है इसमें? जीएस पेपर 2 से एसोसिएट कर देंगे बिकॉज यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशंस का जिक्र हो रहा है। हालांकि ये जीएस पेपर 3 में भी आ जाएगा जब हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात करेंगे तो वहाँ पर भी ये एसोसिएट हो जाएगा। आइए पहले कुछ बैकग्राउंडर देखते हैं, और बैकग्राउंडर में कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट्स हैं तो आपको अच्छे से एक जगह पर नोट भी कर लेना है। इससे पहले हम बात करेंगे वोहरा कमेटी, जिसका जिक्र हुआ है शुरुआत में ही आर्टिकल में। वोहरा कमेटी अभी रिसेंटली नहीं बनाई गई है, बहुत पुरानी कमेटी है ये। इन्होंने सबमिट किया था अपना रिपोर्ट 1993 में, ठीक है। एन वोहरा जो कि इंडियन होम सेक्रेटरी थे, इनको जिम्मेदारी दी गई थी कि पूरी तरीके से स्टडी करना है क्रिमिनलाइजेशन प्रोसेस को, और इन्होंने फिर स्टडी किया था द प्रॉब्लम ऑफ द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड द नेक्सस अमंग क्रिमिनल पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट। तो देखिए, जो नेक्सस का जिक्र आज आप बार बार सुनते हैं मीडिया के थ्रू या अभी न्यूज़ चैनल पर, तो अभी जो आप क्रिमिनल और पॉलिटिशियंस या ब्यूरोक्रेट्स के बीच में नेक्सस देख रहे हैं क्रिमिनल प्रोसेस में, ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत पुराना है। 1993 में इसका जिक्र हो गया था और इस पर रिकमेंडेशंस दे दिए गए थे। बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने हाईलाइट भी किया था कि क्या क्या परेशानी एग्जैक्टली सोसाइटी में आज है और कैसे उसको काउंटर करने की ज़रूरत है। बाद में 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकमेंड किया था कि एक हाई लेवल कमेटी बनाई जानी चाहिए, अपॉइंट की गई थी, जो कि एन वोहरा कमेटी के सारे फाइंडिंग्स को इन्वेस्टिगेट करेगी और फिर उस पर सही फाइंडिंग्स लेकर के आएंगी एंड देन उस पर कानून बनाए जाने चाहिए। अगला देखते हैं एडीआर, इसका भी जिक्र होगा अभी आर्टिकल में, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ये अभी हम इसको बारे में बात करेंगे कि एक एनजीओ है, कैसे काम करती है। लेकिन अभी नेशन वाइड सर्वे किया गया 2.7 लाख पीपल में, और इसमें जो कुछ फाइंडिंग्स हैं इस सर्वे में उसको बताया गया। ऑल इंडिया, ये 3rd ऑल इंडिया सर्वे था कमीशन बाय द एडीआर। और कितना कहाँ पे क्राइम रेट है, पॉलिटिक्स में कितने लोग जो कैंडिडेट हैं वो क्रिमिनल रिकॉर्ड के हैं और उनको चुना गया है, तो ये सारी चीज़ें इस एडीआर में ये बताते हैं। एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, और ये बेसिकली इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म के एरिया में काम करते हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का एक क्राइटेरिया भी बनाया हुआ है कि करप्शन एंड क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिकल प्रोसेस, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम में आज क्या क्या चीज़ें हैं जिस पर हमें कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है, एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, उसको ख़त्म करना होगा। और कैसे हमें एम्पावर करने की ज़रूरत है जो हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस है या जो इन्फॉर्मेशंस दी जाती हैं। नीड टू ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। एंड साथ में इनर पार्टी डेमोक्रेसी एंड ट्रांसपेरेंसी की भी ज़रूरत है, ऐसा भी इनके द्वारा कहा गया है। आगे मलिमथ कमेटी रिपोर्ट का भी जिक्र होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मलिमथ कमेटी रिपोर्ट 2000 में आई थी, और इनका क्यों इस कमेटी को बनाया गया था, सिमिलर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म लाने के लिए रिपोर्ट तैयार किया था ना, 2003 में रिपोर्ट सबमिट किया था। इनके रिकमेंडेशंस में इन्होंने राइट्स ऑफ एक्यूज की बात की है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात की है, कोर्ट एंड जजेस, विटनेस प्रोटेक्शन का भी जिक्र किया है, और वैकेशंस ऑफ कोर्ट का भी इन्होंने जिक्र किया रिकमेंडेशंस में। ये सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में पढ़नी है, एक जगह पर आपको नोट भी करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मकोका की बात भी कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये मकोका, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 1999। और ये क्या करता है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म है उसको कॉम्बैट करने के लिए कानून लाया गया है मकोका का। न्यूज़ में था अभी कुछ दिनों पहले भी, तो इसलिए इसको आप अच्छे से इसके बारे में जान के रखेंगे। अब चलते हैं मेन आर्टिकल पर। क्या कहा है इन्होंने कहा है कि कुछ दिनों पहले जब से पेंडेमिक था, कोरोना वायरस था, तो हमने देखा कि कैसे पुलिस की तारीफ हो रही थी हर जगह पर,
राइट। सभी लोग कह रहे थे कि फ्रंट लाइनर की तरह काम कर रहे हैं। इवन प्राइम मिनिस्टर जी ने भी अपने स्पीच में पॉलिसिंग सिस्टम का जिक्र किया था कि इनका जो सेंसिटिव साइड है उसको देख करके बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और नो डाउट पूरे देश में इवन आज भी जो पुलिसकर्मी लगे हुए हैं इस पेंडेमिक के दौरान भी लोगों को हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए जाहिर तौर पर एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बहुत दिनों तक नहीं चला। कुछ समय के बाद ही ऐसे ऐसे इवेंट, हॉरिफिक इवेंट सामने आए जिसने कि फिर से डिबेट डिस्कशंस को स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट द सिस्टम, अगेंस्ट द पॉलिसिंग सिस्टम। और जो सीरियस कंसर्न है यहाँ पर उसमें ये जिक्र करते हैं अभी तमिलनाडु के केस का। तमिलनाडु में जो केस हुआ है जहाँ पर फादर और सन को बहुत ही ब्रूटली पीटा गया और उसको वो फिर डेथ की कंडीशन में चले गए। और उनका जुर्म ऐसा नहीं था कि उनको उस तरीके से पीटा जाए। उन्होंने सिर्फ लॉकडाउन के दौरान 15 मिनट की देरी से अपना दुकान बंद किया था और ये उनका जुर्म था। इसके लिए इतनी बड़ी सज़ा उनको मिली जिसने कि एक अगली फेस को एक्सपोज कर दिया पुलिस के, राइट। और ये इतनी बड़ी बात इसलिए भी हो गई है क्योंकि इस पे चले सीबीआई इंक्वायरी को बिठाया जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपको बता दें कि यूएन सेक्रेटरी जनरल तक ने ये कहा है कि इस पूरे इंसिडेंट्स का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और ये कितना एम्बैरेसिंग सिचुएशन है आज भारत के लिए या कानून व्यवस्था के लिए, जहाँ पर किसी इंटरनेशनल एजेंसीज को बीच में आकर के ये स्टेटमेंट देना पड़ता है। तो एक बहुत सीरियस इशू और कंसर्न जिसको कि रेज किया गया है। कानपुर का इवेंट एज यू नो जो एनकाउंटर हुआ है और यूपी पुलिस के द्वारा एनकाउंटर किया जाता है एक अपराधी का, और उसके बाद कई सारे सवाल वहाँ भी उठ खड़े होते हैं कि जो एनकाउंटर हुआ वो क्या हुआ, कैसे हुआ, एक सिंपल सी स्टोरी बताई गई, ये सारी चीज़ें हैं। नाउ द वोहरा कमेटी, अब ये वोहरा कमेटी का जिक्र करते हैं कि 1993 में जब वोहरा कमेटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था, जो मैंने अभी आपको बताया, इन्होंने क्लियर कट एक नेक्सस को प्रेजेंट करने की कोशिश की कि क्रिमिनल पॉलिटिशियंस और जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं या ऑफिशियल्स हैं वो किस तरीके से आज इन्वॉल्व हो रहे हैं या इस क्रिमिनलाइजेशन को बढ़ावा देने में ये हर एक विंग कैसे काम करता है। एक नेटवर्क, वो माफिया जो एक समय में जो पार्टी पॉलिटिक्स में लोग होते थे उनको मदद करने के लिए काम करता था, आज वो मेन लीड रोल में आ चुका है। ये स्थिति है। एंड पॉलिटिक्स इन द कंट्री वॉज ग्रेजुअली एंटरिंग अ मर्की फेजेस। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो माफिया के लोग थे या फिर जो डॉन टाइप के लोग थे वो धीरे धीरे पॉलिटिक्स में आने लग गए। मतलब जो बाहर से पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करते थे अब वो खुद टिकट लेकर के और इलेक्शन कंटेस्ट करने लग गए। तो इसने क्या किया, धीरे धीरे हमारे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को ये जो पूरा नेक्सस है उसको स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी भूमिका निभाई। और इस तरीके से ऑब्वियसली जो डेमोक्रेसी है वो किस तरफ और कहाँ पे पहुंच चुका होगा ये हम इमेजिन कर सकते हैं। जब पार्लियामेंट में अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग जाकर के बैठ रहे हों तो वो डेमोक्रेसी को कितना इंश्योर कर पाएंगे, ऑब्वियसली ये कोई भी समझ सकता है। आगे फिर ये रिपोर्ट देते हैं कि जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म अभी हमने देखा एडीआर, उसके द्वारा क्या बताया गया कि 2009 में 30% ऐसे लोग थे जो चुने गए थे जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से थे। फिर 2014 में 34% और 2019 में 43%। मतलब इमेजिन कीजिए कि जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो मतलब करीबन 50%, 43 और 50 में ज़्यादा अंतर तो नहीं है, करीबन आधी आबादी जो है वो इसी बैकग्राउंड से है, क्रिमिनलाइज बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। तो अब क्या होगा भारत की डेमोक्रेसी का, ये तो कोई भी सोच सकता है। द प्रेजेंट यूपी असेंबली हैज 36% और 143 MLA विद क्रिमिनल केस अगेंस्ट देम। तो ये स्थिति है आज भारत की, जहाँ पर जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस चलते हैं। तो जब ये नेता बन करके हमारे सामने आएंगे, पॉलिसी मेकिंग में जाएंगे, तो कैसे कानून बनेंगे या फिर जो रिफॉर्म है वो कितना हो पाएगा, ये कोई भी सोच सकता है। आगे बताते हैं कि जो विकास दुबे जो मारा गया है उसने बहुत दिनों तक चकमा दिया पुलिस को, राइट, लॉ एंड ऑर्डर को। 62 FIR केसेस दर्ज थे उसके अगेंस्ट, 7 मर्डर के केस थे, 8 अटेम्प्ट टू मर्डर के केस थे, लेकिन वो बड़ी आसानी से फ्री घूम रहा था आज तक।
राइट। अभी तक कोई भी कुछ पूछने वाला नहीं था। व्हाट इज़ द वे आउट? तो चलिए, प्रॉब्लम्स तो सब लोगों ने जिक्र किया, प्रॉब्लम्स आपको मालूम ही है, सोसाइटी की क्या दिक्कत है। अब कैसे बाहर आया जाए इससे? बहुत अच्छे अच्छे सुझाव ये देते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो 6 इनके द्वारा बताया गया है रूल्स कि कैसे हम बाहर आ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जो नेक्सस है ना, उसको ब्रेक किया जाना चाहिए, यहाँ पर रिफॉर्म लाया जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिटिकल सिस्टम में रिफॉर्म लाया जाना चाहिए। चाहे आप आरपीए एक्ट में बदलाव कीजिए, आप जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसमें चेंज कीजिए, जो जो लोग कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन उनके प्रोसेस में बदलने की ज़रूरत तो वहाँ पे बदलिए, लेकिन इसको ब्रेक करने की ज़रूरत है जो नेक्सस अभी क्रिएट हो रहा है। और जो सीरियस क्रिमिनल केसेस जिस पर लगते हैं उनको डीबार कर दिया जाए, राइट। उनको असेंबली में ऑब्वियसली एंटर ना करने दिया जाए, पार्लियामेंट में आने ना दिया जाए। Secondly, the criminal justice system must be revamped as recommended by the मलिमत कमेटी। अभी हमने आपको बताया डिटेल में, उसके रिकमेंडेशंस आप एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर। और इनका कहना है कि जो मलिमत कमेटी के रिकमेंडेशंस थे उनको यहाँ पे अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस हैं, आपको याद है प्रकाश सिंह के केस में जो सुप्रीम कोर्ट के 7 डायरेक्टिव्स हैं कि डीजीपी का कितना टेन्योर होना चाहिए, 2 साल कम से कम उनको वहाँ रखा जाना चाहिए, जो कि पुलिस अभी किसी ऑपरेशन में लिप्त है उसका ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, इस डायरेक्शंस को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, यानी कि पुलिस रिफॉर्म में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को इम्प्लीमेंट किया जाए। चौथा इनका कहना है इंस्टीट्यूशंस कंप्राइजिंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पुलिस, सीबीआई, एनआईए, ये जितनी भी ऐसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं या ये जो रिप्रेजेंट करती हैं इन सारी चीज़ों को, उसको सशक्त बनाने की ज़रूरत है। एक जो भी मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ को पार्टिसिपेट करती है, जो क्रिमिनल या माफिया वगैरह को की पूरे सिस्टम को मॉनिटर कर सकती है, उसको और सिक्योर और अच्छा बनाने की ज़रूरत है। एंड फिफ्थ इज द सेंट्रल एक्ट ऑन द लाइन्स ऑफ मकोका शुड बी इनैक्टेड टू कर्व द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम गैंग्स। अब जैसे महाराष्ट्र का ये एक्ट है मकोका, ऐसे ही सेंट्रल लेवल पर एक सख्त कानून लाया जाए ताकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की एक्टिविटी को कर्व किया जाए। और आखिरी बताते हैं 6 नंबर पर, द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल क्राइम, अ रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंड एआरसी। जो सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली जो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो ये काफ़ी अच्छे अच्छे उन्होंने सुझाव दिए और एकदम इसको अपनी कॉपी में ऐसे ही नोट करके लिख लीजिएगा। आंसर उसमें बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको किसी भी रिफॉर्म की बात हो, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की रिफॉर्म की बात हो, पुलिस रिफॉर्म की बात हो, तो वहाँ पर हम इन आंसर्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। लेसन फ्रॉम यूएस, लेसन फ्रॉम यूएस में अब ये कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इनका कहना है कि जैसे अभी यूएस में एक इवेंट होता है, जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ हो जाती है एक पुलिसमैन के द्वारा, और उसके बाद वहाँ पर रिवोल्ट होता है। उसके बाद सारे लोग बाहर निकल आते हैं, रोड पर निकल आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और उसके बाद वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो भी इसका संज्ञान लेते हैं। और इस पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने भी रिस्पॉन्ड किया, राइट। और उन्होंने ये भी कहा कि जो पुलिसिंग डिपार्टमेंट है वहाँ पर उसको कैसे और ठीक किया जाए, कैसे फाइनेंशियल इंसेंटिवाइज किया जाए। तो इस तरीके से यूएस में जो ऑफिशियल्स है या आम जनता है, पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो सभी लोग इस इवेंट के बाद सख्ते में आए और रिफॉर्म करने को तैयार हैं, रेडी हैं। व्हाट अबाउट इंडिया? क्या इंडिया में ऐसा होता है? क्या इंडिया में आज तक कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिसने कि रिफॉर्म की, पुलिस रिफॉर्म का जिक्र किया हो, पुलिस रिफॉर्म की बात उठाई हो? तो इससे हमें सीख लेने की ज़रूरत है। वी मस्ट विदाउट फर्दर डिले, ऐसा ना हो कि यहाँ भी कोई ऐसा, जो अभी केस तमिलनाडु में हुआ है उसके बाद कोई ऐसा प्रोटेस्ट शुरू हो जाए कंट्री वाइड। उससे बेटर है कि हम पहले इस पूरे इवेंट से सीख लें और जो इम्पॉर्टेंट मेजर्स हैं उसको लेने चाहिए ताकि ऐसी स्थिति फिर से सोसाइटी में शुरू ना हो। अगला आर्टिकल देखते हैं, अब बेटर लेंडिंग। इसमें हम लोग एसोसिएट करेंगे जीएस पेपर 3 में, इन्वेस्टमेंट मॉडल में आ जाएगा, इकोनॉमी में आ जाएगा, प्लानिंग में आ जाएगा, राइट। तो आपको मालूम है एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए सरकार एक पैकेज लेकर के आती है, स्कीम लेकर के आती है, और उस स्टिमुलस पैकेज के अकॉर्डिंगली सरकार ने एक बैंकों से कहा है कि आपको कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड करना है एमएसएमईज को, राइट। तो ये कह दिया गया इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के तौर पर इनको हेल्प किया जाएगा, और इसमें एमएसएमईज के डेफिनेशन को भी बदला गया, और किसके आधार पर? टर्नओवर के आधार पर यहाँ पे एमएसएमईज को प्रॉफिट को देखते हुए इसका डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया।
नाउ अब आर्टिकल में राइटर का मानना है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये जो स्कीम सरकार लेकर के आई है, गेम चेंजिंग हो सकता है, क्योंकि एमएसएमईज जो 11 करोड़ लोगों को सहायता करती है, पूरे कंट्री वाइड एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, तो इनको सपोर्ट करना, इनको बचाना, जो कि 6.3 करोड़ एमएसएमईज को प्रोटेक्ट किया जाएगा, तो एक बहुत ही अच्छा कदम हो सकता है। अब आगे कुछ ये रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन बताती है बाकी लोगों के। AIMO है, एक रिसेंट नेशन वाइड सर्वे हुआ है ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का, जिनका कहना है कि 78% ऑफ स्मॉल कंपनीज ओनर वर नॉट सेटिस्फाइड। ये जो पैकेज है अभी सरकार लेकर के आई है, वो इस पैकेज से खुश नहीं है। 78% ऐसे स्मॉल कंपनीज के ओनर हैं जो कि खुश नहीं हैं। उसके बाद इनका कहना है, सर्वे ऑल्सो सजेस्ट दैट ट्रांसमिशन ऑन द ग्राउंड इज़ वेरी स्लो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी बात की है, इसी का डर होता है कि आपने स्कीम्स तो अनाउंस कर दिया, लेकिन क्या इसका ट्रांसमिशन हो पाएगा? ट्रांसमिशन का सीधा मतलब है कि क्या बैंक इस बात को मानेगी, बैंक लोन को आगे ट्रांसफ़र करेगी? तो 85% ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल रहा है, बहुत ही स्लो ट्रांसमिशन हो रहा है। उसके बाद एक और सर्वे हुआ फिकी के द्वारा, ध्रुवा एडवाइजर्स, इनके द्वारा इनका कहना है कि 79% ऑफ रिस्पोंडेंट्स बिलीव दैट द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, याद रखिएगा ECLGS, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये एमएसएमईज में जो कोलेटरल फ्री लोन देने की बात की गई है, ये वही है। नॉट यील्डेड द डिजायर्ड रिजल्ट, इनका कहना है कि डिजायर्ड रिजल्ट इससे नहीं मिलेगा। और वहीं 70% ऐसे लोगों का मानना है कि जो लोन है उसका, इवन जो मोरेटोरियम लगाया गया था ना इंटरेस्ट पर, कि आपको 3 महीने के लिए इंटरेस्ट पे नहीं करना है, या तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। एंड 4 जुलाई की बात कर रही हैं यहाँ पे कि 1.14 लाख करोड़ वर्थ ऑफ लोन हैव बीन सैंक्शनड। 4 जुलाई तक 1.14 लाख रुपीस का लोन सैंक्शन कर दिया गया है, जो कि अभी भी हाफ ऑफ द अमाउंट है। हैवी शेयर ऑफ द कंप्लायंस बर्डन, एमएसएमईज के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है, कंप्लायंस बर्डन बहुत ज़्यादा है, और उनको ये जो हेल्प किया जा रहा है, हो सकता है कि उनके लिए पूरा ना हो। जो लोन्स उनको सैंक्शन किए जा रहे हैं, जो अमाउंट उनको दिया जा रहा है, वो बहुत ही कम है। तो यहाँ पे एक फाइनेंशियल और रेगुलेटरी सपोर्ट ऑफर करने की बजाय देयर इज़ अ क्लियर ऑपरेशनलाइज एंड इम्प्लीमेंटेशन गैप। तो एक इम्प्लीमेंटेशन गैप है, उसको क्लियर अगर रखा जाता तो हो सकता है कि एमएसएमईज का ज़्यादा फ़ायदा होता। अब ये और एक गेम नेशनल टास्क फोर्स की बात करती हैं, इनका रिकमेंडेशन है एमएसएमईज पर, होल्ड द प्रॉमिस ऑफ नॉट जस्ट शॉर्ट टर्म सर्वाइवल बट द हेल्पिंग एमएसएमईज थ्राइव। तो ये जो टास्क फोर्स है ये एमएसएमईज की मदद कर रही है। एंड ओवरऑल ये कहा जा रहा है कि जो क्रेडिट इसमें दिया जा रहा है वो बहुत कम है। ठीक है, इसमें जो मीडियम सेक्टर्स या स्मॉल सेक्टर्स की कंपनियां आ रही हैं, वो उनकी जो ज़रूरत है वो कहीं ज़्यादा है। वहीं दूसरी तरफ जो आरबीआई है, आरबीआई के कई बार क्लेरिफाई करने पर भी जो मेन लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जो लेंडिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगी, जो पैसा देंगी, वो कन्विंस नहीं हो रहे हैं, राइट? क्योंकि अनकंडीशनली वो पैसे आगे ट्रांसफ़र नहीं करना चाह रहे हैं, डिस्पाइट गवर्नमेंट ने यहाँ पर कहा हुआ है कि वो गारंटी ले रहे हैं, फिर भी लोन देने को बैंक तैयार नहीं हो रही है अभी भी। एंड ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इन्होंने इसको ओवरऑल बताया है। अब आगे जिक्र करती हैं, फर्स्ट टू असाइड क्रेडिट ऑफ न्यू टू क्रेडिट एमएसएमईज टू फोकस ब्रिंगिंग देम। अब कुछ रिकमेंडेशंस हैं, जब अभी हम बात कर रहे थे गेम स्पॉन्सर्ड टास्क फोर्स की, राइट? इनके द्वारा जो रिकमेंडेशंस दिया गया है उसमें 2-3 रिकमेंडेशंस है, उसको देख लेते हैं। तो पहला तो इनका रिकमेंडेशन था कि टास्क फोर्स का, इनका ये कहना है कि 1 लाख करोड़ रुपीस जो है वो डिस्पर्स होने चाहिए थे स्मॉल टिकट साइज लोन, और 1 लाख टू फर्स्ट टाइम एमएसएमईज बोरोवर। तो ये प्रॉब्लम हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अभी 2 तरीके की प्रॉब्लम आएगी। एक तो जो नए एमएसएमईज होंगे, और दूसरे जो एग्जिस्टिंग हैं जिनका ऑलरेडी जिन्होंने लोन पहले लिया हुआ है। तो इन दोनों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा बैंकों के द्वारा, और इसके लिए जो स्कीम्स होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए। दूसरा रिकमेंडेशन है इनके द्वारा कि सेकेंड मैंडेट ऑफ डिफरेंट परसेंटेज ऑफ क्रेडिट गारंटी लोन टू बी रिलीज टू माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस। अब यहाँ पे भी कई सारे ये नंबर्स का जिक्र करते हैं कि टोटल 6.3 करोड़ माइक्रो इंटरप्राइजेज हैं, एंड 1% बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस यूनिट्स एम्प्लॉयड टू द 10 वर्कर। अब कुछ तो ऐसे लोग हैं ना जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं,
और या फिर 10 वर्कर से कम लोगों को अपने यहाँ पर रखते हैं, छोटी छोटी कंपनीज हैं, माइक्रो कंपनीज को आप बोल सकते हैं, एंटरप्राइज बोल सकते हैं, तो इनके लिए इनके जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा हैं, राइट, इनके नंबर्स ज़्यादा है और इनको मदद मिलने की ज़रूरत थी, क्योंकि इनको अपना बिजनेस सेटअप करने के में पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और इनके लिए प्रॉपर क्रेडिट गारंटी लोन में अलग से ऑफर होना ज़रूरी था। तीसरा इनका कहना है कि ये जो स्कीम ECLGS का लाई है, इसमें बहुत बड़ा गैप है कि जो अमाउंट सेंक्शन किया गया है और जो नीड है कंपनी की, उसमें बहुत बड़ा गैप है और उसको यहाँ पर इसीलिए जो एलिजिबल बोरोवर्स हैं उनका ये कहना है कि उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इससे नहीं मिल पा रहा है, तो उस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है। और चौथा है द स्कीम एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन प्रोसेस एंड बेनिफिट नीड्स टू बी कन्वेड मोर सिंपली। पूरा जो प्रोसेस है कि लोन कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या उसमें ज़रूरत है डॉक्यूमेंट्स की, इन सबको और सिंपल बनाने की ज़रूरत है। जैसे एक चैम्पियन पोर्टल इसके लिए बनाया गया है, MSMEs मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लाया गया है चैम्पियन पोर्टल, ताकि यहाँ पे सारी सुविधाएं को बताया जा सके। तो इनका कहना है कि इसको और मल्टीपल लैंग्वेज में किया जाना चाहिए था, ताकि लोग अपनी जो परेशानी है उसको, जो भी उनको परेशानी आ रही है वो यहाँ से उसको समझ पाए। तो इस पोर्टल को और ईजी बनाना चाहिए, साथ में पोर्टल में जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनको और बढ़ाने की ज़रूरत है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। वोहरा कमेटी पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, 2 स्टेटमेंट है। पहला वाला स्टेटमेंट कि ये कौन से प्रॉब्लम की स्टडी के लिए था, दूसरा है कि इसको 2017 में बनाया गया था। तो दोनों का आपको समझना है, अभी आपको डिस्कस किया गया है, आज सही आंसर बताना है कमेंट में। दूसरा क्वेश्चन चैंपियंस पोर्टल पर है, HRD मिनिस्टर का है या नहीं, या कौन सी टेक्नोलॉजी है, दोनों चीज़ें बताइएगा कमेंट में। ADR पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म पर, और मैलिमथ कमेटी किससे एसोसिएटेड है, इसका भी आंसर बताना है। प्रीवियस डे के क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन पर आपसे सवाल पूछा गया था, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है। खरीफ क्रॉप इनमें से कौन कौन सा है ये पूछा गया था, तो यहाँ पर भी ये सारे स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, डी इसका आंसर होगा। NCRB पर सवाल आपसे पूछा गया था और ये इसमें भी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक दिए गए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पर है, एज यू नो, ए इसका आंसर होगा, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, कल हमने इसको डिस्कस किया था। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगा हो डिस्कशन तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए दोस्तों, थैंक यू।